हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं और जनरल स्टडीज में अभी हम लोग इंडियन जियोग्राफी को कवर कर रहे हैं। इंडियन जियोग्राफी का ये चौथा प्रैक्टिस वीडियो है। इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस और उससे साथ साथ 3 जो है डिस्क्रिप्टिव वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये आज चौथा और अंतिम वीडियो है। इसके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो अभी तक एग्जाम्स में आए हैं और आपके एग्जाम्स में आने की पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पर आप जानते हैं ये वीडियो नियमित तौर पर हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर शाम को 7 बजे आपको प्राप्त होती है। इसके साथ साथ मॉर्निंग में 7 बजे आपको करंट अफेयर की वीडियो मिलती है। अगर आप चाहते हैं सब कुछ आपको बिल्कुल लिखे हुए फॉर्म में पीडीएफ के रूप में मिल जाए, उसके साथ साथ टेस्ट क्विज, यानी आपके किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खास करके शिक्षक भर्ती जिसमें जीएस आता है, जीआईसी लेक्चरर, जीडीसी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीएससी टीआरई 4 जैसे एग्जाम्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जीएस के लिए हम कंप्लीट मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लीजिए और एक छोटी सी फीस है, पे करके ग्रुप में जुड़ जाएं। आपको बिल्कुल कंप्लीट मटेरियल दिया जाता है। इसके साथ साथ टेस्ट क्विज और सारी चीजें आपको वहां पर उपलब्ध करा दी जाती है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर लेते हैं पहला क्वेश्चन भैया, एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, तो यहां पर 4 विकल्प है: सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, वायु ऊर्जा और बायोगैस। अभी 14 और 15 मार्च को आपने देखा कि आपका जो यूपीएसआई का एग्जाम था उसमें जो हम लोगों ने प्रैक्टिस किया हुआ है उन क्वेश्चंस का बिल्कुल बोलबाला रहा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। जैसा मैं करा रहा हूं आप कंटिन्यूअसली उसी तरीके से चीजों को फॉलो करते रहे, बहुत बेहतरीन होने वाला है। अगर हम यहां पर बात करें तो सबसे जो सही विकल्प है वो है आपका पेट्रोलियम, यानी अनवीनीकृत ऊर्जा, यानी गैर नवीनीकरण संसाधन वे हैं जिन्हें मानव समय सीमा के अनुसार जो है सतत दर पर अनवीनीकृत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हैं। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करें तो नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन वे ऊर्जा संसाधन होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते हैं और प्रदूषण मुक्त होते हैं। मतलब आप समझिएगा, एक अनवीनीकृत ऊर्जा का मतलब वो है जिसको एक सीमित मात्रा में है और वो खत्म हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो नवीनीकृत ऊर्जा है वो कभी खत्म नहीं हो सकते। अगर अनवीनीकृत यानी जिनको हम नवीन नहीं कर सकते उनकी बात करें तो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम ऐसा नहीं है कि भरा हुआ है बस आप चाहे जितना निकाल लो सब जो है खत्म नहीं होने वाला, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोयला आप जितना एक पर्याप्त मात्रा में, मतलब एक सीमित मात्रा में एक जगह पर उपलब्ध है, आप उतना ही निकाल सकते जितना वहां पर उपलब्ध है। ठीक है, प्राकृतिक गैस, ठीक है, आप उसको उतने मात्रा में निकाल सकते जितना पृथ्वी के अंदर अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि वहां फिर से पैदा हो जाएगा, एक बार निकल गया तो बात खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन अगर नवीनीकृत ऊर्जा की हम बात करें तो जैसे सौर ऊर्जा हो गया। ठीक है, सूरज की रोशनी कभी खत्म नहीं होगी, सौर हमेशा हम लोग मतलब ऊर्जा प्राप्त करते रहेंगे। पवन ऊर्जा हो गई, आप जानते हैं पवन से ऊर्जा बनती है। ज्वारीय ऊर्जा हो गई, भूतापीय ऊर्जा हो गई, बायोमास हो गया। तो ये सब क्या है आपके, ये आपके जो है नवीनीकृत ऊर्जा है। तो इसको आप बहुत गहराई से समझे, मिला जुला करके क्वेश्चन पूछ करके आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो ये आप समझ गए होंगे, उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा, मतलब तेल का कुआं खोदा गया कहां पर? देखो 4 विकल्प है: डिगबोई, ठीक है, माकूम, नरकटिया, लकवा। ठीक है, उससे पहले आप जानते हैं आपके लिए बेहद मेहनत की जाती है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर ये सब जरूर कर लिया करें और वीडियोज को स्टेटस पर जरूर लगाएं। ठीक है, इसके साथ साथ जितने आपके स्कोर सही हुआ करें, क्वेश्चन सही हुआ करें, जिनका आंसर आपको पता हो, आप उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, आप जिससे हमको भी आंकड़ा लगेगा कि हाँ आप बेहतरीन मेहनत कर रहे हैं। तो इस तरीके से आगे यहां पर इसके आंसर को हम देखते हैं। आंसर है भैया डिगबोई। ठीक है, वास्तविक उत्पादन कार्य जो है 1889 ईस्वी में डिगबोई से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, किसका? खनिज तेल कुआं का, खनिज तेल का। अगर हम प्रमुख तेल उत्पादक केंद्र की हम बात करें तो डिगबोई जो कि डिब्रूगढ़ में है, आप जानते हैं, नाहरकटिया और हगरीजन, ठीक है, मोरान, रुद्रसागर, लकवा, सुरमा घाटी, ये सब जो है प्रमुख जो है प्रमुख तेल उत्पादक केंद्र है। लेकिन उन्हें जो सर्वप्रथम है वो कौन है? डिगबोई है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत आधारित परियोजना नहीं है? झानोर, सिंगरौली, कोल्लम और रम्मम। ठीक है, आपको बताना सही विकल्प। सही विकल्प है आपका पहला वाला, यानी झानोर। ठीक है, अगर हम बात करें तो झानोर जो है
गैस आधारित ताप विद्युत परियोजना है। क्या है? गैस आधारित ताप विद्युत परियोजना है, जैसे जो भरूच गुजरात में स्थित है। सिंगरौली की अगर हम बात करें तो यह जल विद्युत आधारित परियोजना है। कोल्लम की बात करें तो यह भी जल विद्युत परियोजना है जो कि सतलज नदी पर बना हुआ है। रम्मम की बात करें तो यह भी जल विद्युत परियोजना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, और अगर आप नहीं देखे रहेंगे तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इनको बहुत अच्छे से तैयार करिए, दिमाग मत लगाइए। जो नंबर दिया है उस नंबर पर कांटेक्ट करके पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन करके सारी पीडीएफ लीजिए, बढ़िया तैयारी करिए। हम आपको बिल्कुल जीएस के लिए निश्चिंत कर रहे हैं। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यहां पर देखें तापगृह ये है राज्य, ये तापगृह ये राज्य है, तो आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर तो बाढ़ बिहार, लारा छत्तीसगढ़, कुडगी और कर्नाटक, गाडरवारा आंध्र प्रदेश। तो इसमें जो सही विकल्प है भैया वो आंध्र प्रदेश है। यानी आंध्र प्रदेश जो है, यहाँ पर देखिए जो गाडरवारा है जो कि यहाँ पर बताया गया है, गाडरवारा आंध्र प्रदेश में बताया गया, ये आंध्र प्रदेश में नहीं है बल्कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिला में स्थित है। ठीक है, ना कि आंध्र प्रदेश में। बशर्ते ये अगर हम बात करें बाढ़ का तो ये कहां पर है? ये तापगृह कहां पर है? बिहार में है। ठीक है, लारा छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, कुडगी कर्नाटक में है। इस तरीके से आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन, यहां पर देखिए उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, कहां की? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु की। तो आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है भैया आपका यहां पर महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र भारत का पहला गैस आधारित बिजली संयंत्र, जिसका नाम क्या है? उड़ान। ठीक है, ये क्या है? उड़ान का मतलब पहला गैस आधारित बिजली संयंत्र है। ठीक है, इसकी अवस्थिति की अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र में है और इसकी क्षमता 250 मेगावाट है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका सहयोग जो है गेल, ठीक है, गेल करता है, एक बड़ी कंपनी है आप जानते हैं। अन्य गैस आधारित पावर प्लांट अगर हम बात करें तो बीजेपुर जो कि मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और औरैया में एक जो है पावर प्लांट है जो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहां पर देखिए भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? क्या पूछ रहा है? भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए किन क्षेत्रों से? तो गोदावरी डेल्टा, गंगा डेल्टा, हिमालय और पश्चिमी घाट। तो आपको बताना सही विकल्प। सही विकल्प की अगर हम बात करें तो ये है गंगा डेल्टा, यानी गंगा डेल्टा में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं। भारत में अगर हम बात करें भूतापीय ऊर्जा स्रोत के प्रमुख जो क्षेत्र हैं, ठीक है, गंगा डेल्टा में तो नहीं पाया गया, लेकिन गोदावरी डेल्टा में पाया गया है। ठीक है, हिमालय डेल्टा में पाया गया है, पश्चिमी तट पर पाया गया है, शोहना, खंभात, सोन, नर्मदा, तापी डेल्टा पाया गया, गोदावरी, महानदी, ये सब यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। गंगा डेल्टा में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं। आगे बढ़ो अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो हिंडाल्को स्थापित है कहाँ? मोदीनगर, रॉबर्ट्सगंज, रेणुकूट और गोंडा। तो बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प की अगर हम बात करें तो यह है रेणुकूट। ठीक है, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिनको हिंडाल्को कहा गया है 1958 ईस्वी में आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें इसका तो ये 1962 ईस्वी में, कब? 1962 में रेणुकूट संयंत्र से उत्पादन इसका प्रारंभ होता है। ठीक है, 1989 ईस्वी में इसका नाम परिवर्तित करके हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहां पर देखें भाई ध्यान से, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? तो पूछ रहा क्या आंसर? आपको ध्यान समझिएगा कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबर उत्पादक है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र। इनमें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका केरल। जी हाँ, आपके जो क्वेश्चन सही हो उनके आंसर कमेंट में जरूर लिखें। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप पढ़ रहे हैं अपने हाथ को, अपने माइंड को सब इन्वॉल्व करिए और निश्चित तौर पर आप देखेंगे आपको उसका अंदाजा नहीं लगेगा और आपका बेहतरीन होता चला जाएगा। चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी, इस बात को आप समझ लीजिए। जब पढ़ रहे हैं तो पूरे मन से पढ़िए। ठीक है, ऐसे नहीं कि सुन रहा हूँ इधर, काम कर रहा हूँ उधर, तो ऐसे नहीं होता है। अगर हम बात करें भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादक की तो ये केरल में है। ठीक है, अन्य उत्पादक राज्य जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटक है। ठीक है, और भारत में प्रथम व्यापारिक स्तर के रबर बागान 1902 में, कब? 1902 में पेरियार नदी के तट पर अवस्थित किया गया है। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। यहां पर देखो ये है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है भैया। देखिए यहाँ पर कोलकाता, हुगली क्षेत्र, टीटागढ़, ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र, शिवकाशी, मुंबई पुणे क्षेत्र, अहमदनगर, अहमदाबाद, बड़ौदा क्षेत्र, भरूच। तो आपको बताना भाई कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखें ये छोटा नागपुर क्षेत्र शिवकाशी में नहीं है। ठीक है, शिवकाशी जो है तमिलनाडु के मदुरई, कोयम्बटूर, बंगलोर क्षेत्र में है। ठीक है, यहाँ पर बाकी अगर हम बात करें तो कोलकाता, हुगली जो क्षेत्र है ये टीटागढ़, मुंबई क्षेत्र, पुणे क्षेत्र, अहमदनगर,
और जो है अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र ये भरूच। सही है। यहाँ पर आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, भारत का पहला 14 लेन महामार्ग एक्सप्रेस वे कौन सा है? तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, आगरा एक्सप्रेस वे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका डी। ठीक है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं अगर हम, भारत का पहला 14 लेन एक्सप्रेस वे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे बना है। ठीक है, अगर इसके उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन 1 अप्रैल 2021 को हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर 2023 में पूछा गया है। तो इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो लंबाई 96 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है। स्वर्ण त्रिभुज की बात कर रहा, तो यहाँ पर देखो, आगरा, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, आगरा तथा ग्वालियर, आगरा, कानपुर, लखनऊ, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना भाई सही विकल्प। स्वर्ण जो त्रिभुज है उसके बारे में पूछा जा रहा, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया ए, आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। ठीक है, अगर हम बात करें स्वर्णिम त्रिभुज उत्तर भारत का सबसे लोकप्रिय पर्यटन त्रिभुज है। ठीक है, इसमें 3 शहर सम्मिलित हैं, आगरा, दिल्ली और जयपुर। ठीक है, इसका एक प्रसिद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विविधता इस पर्यटन का मुख्य आकर्षण है। ठीक है, अगर हम बात करें तो मानचित्र पर इन तीनों से त्रिभुजाकार बनता है, इसलिए इसे स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, भारत में निम्न राज्यों में से कौन जो है रेल सेवा से वंचित है? त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका बी, मेघालय। ठीक है, अगर हम बात करें तो जब ये क्वेश्चन यहाँ पर देखें 2013 में पूछा गया था, तो मेघालय में रेलवे स्टेशन का निर्माण शुरू हुआ था और अब संचालित है। वर्तमान में केवल सिक्किम राज्य रेल सेवा से वंचित है। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन क्या है, भारत में केवल जो है निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है? उस समय ये 2013 के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया था, तो उस समय कौन था? मेघालय था। हालांकि अब मेघालय आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब आंसर में मतलब जो अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें सिक्किम होना जरूरी है। तो क्या आंसर होगा इसका? सिक्किम होगा। तो इसको आप जान लें, बस इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए शामिल किया कि आप देख लें इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और चीजें बदल गई हैं यहाँ पर, तो इतना आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखें, भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरी बंदरगाह है? बात हो रही है खुला सागरी बंदरगाह की, तो आपको बताना है हल्दिया, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम। तो जो सही विकल्प है वो क्या है? चेन्नई है। ठीक है, अगर हम बात करें खुला बंदरगाह की, तो जहां पोत तट से दूर खुले सागर में लंगर डालते हैं, पोत क्या करते हैं? खुले सागर में जो है दूर जो है लंगर डालते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? खुला बंदरगाह बोला जाता है। भारत में यह बंदरगाह चेन्नई है। ठीक है, अगर हम बात करें विशाखापट्टनम की, तो विशाखापट्टनम देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवाहन संस्थान NINI अवस्थित है पटना, कोलकाता, गोवा, गोमुख, उत्तराखंड। आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है, अगर हम यहाँ पर देखें तो राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवाहन संस्थान NINI ये कहां पर है? पटना में है। कहां पर? पटना में। ठीक है, अगर हम बात करें कार्य का, तो नौसैनिकों का प्रशिक्षण और सुविधाएं देना। अगर हम अन्य जो है की बात करें, जैसे केरल जल परिवहन निगम, ये कहां पर है? कोलकाता में है। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहां पर है? गोवा में है। ठीक है, अगर हम अंतर्देशीय जलमार्ग निगम की बात करें तो कहां है? उत्तराखंड में। तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक समुद्री बंदरगाह नहीं है? त्रिचूर, ओखला, किलोन, नगर कोइल। तो बताओ भाई सही विकल्प। यहां पर देखें, जो सही विकल्प है वो है आपका ओखला। क्या है? ओखला। क्या है? ओखला। ठीक है, अगर हम बात करें त्रिचूर और क्यूलोन और नगर कोइल ये समुद्री बंदरगाह है, लेकिन ओखला उत्तर प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र है, ना कि बंदरगाह। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यह है भैया आपका, किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? तो लोहा एवं इस्पात, शर्करा, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीमेंट। तो बताए भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखें, जो सही विकल्प है वो है इलेक्ट्रॉनिक। देखें इसमें क्या पूछ रहा है, किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर लोहा इस्पात, तो भाई बिना कच्चे माल का कुछ काम नहीं होगा। शर्करा बिल्कुल नहीं होगा, सीमेंट उद्योग बिल्कुल नहीं होगा, ये सब कच्चे माल पर आधारित है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की हम बात करें तो कच्चे माल पर निर्भर नहीं है, बल्कि किस पर है? खूब कच्चा माल रखा हो, लेकिन आपको तकनीकी नॉलेज ही ना हो, अब बाजार ही ना हो, तो क्या मतलब है उसका? फिर
आप चाहे खूब कच्चा माल बटोर लीजिए, हालांकि उनमें भी जरूरत होती है, लेकिन वहां पर प्रायोरिटी कच्चे माल की होती है। आप मजदूरों से या कम स्किल लोग भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वाला कार्य जो है वो कम स्किल लोग नहीं कर सकते हैं। तो इतना आपको जानना चाहिए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पर उद्योग ये है केंद्र, ठीक है, सीमेंट पोरबंदर, पेट्रो रसायन नागथेन, चीनी सिलवासा, लोहा एवं इस्पात राउरकेला। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो आपको क्या कह रहा है, कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी यहाँ पर तो सी विकल्प आपका सही है। जो चीनी अगर बताएं उद्योग जो कि सिलवासा बता रहा है, ये आपका नहीं सही सुमेलित है। बाकी अगर हम बात करें चीनी उद्योग का तो ये बेतिया है, ठीक है, कौन है, बेतिया। बाकी सीमेंट पोरबंदर है, ठीक है, सही युग में है। ये योग पेट्रो रसायन नागथेन ये है, ये भी सही है। लोहा इस्पात राउरकेला बहुत फेमस है, आप सब जानते हैं, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर इस संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का केंद्र गुजरात में स्थित है, तो अलंग, कांडला, ओखा, पोरबंदर, कहाँ पर, कौन ही जगह पे हो, बताओ जरा। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है अलंग। क्या है, अलंग। अलंग जो कि भावनगर गुजरात में है। कहाँ पर है, भावनगर में। गुजरात का एक बड़ा जिला है जिसका नाम है भावनगर, वहीं पर स्थित है और ये खंभात की खाड़ी पर है। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का, तोड़ ताड़ के कबाड़े वाला का केंद्र है, ठीक है। अगर हम बात करें अलंग शिप या शिप ब्रेकिंग यार्ड के नाम से यह फेमस है, दुनिया का भी सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का केंद्र है। तो इसको ऐसा ही नहीं है, जो है अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड जो है ये दुनिया का भी सबसे बड़ा जो है जहाज तोड़ने का केंद्र है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोल रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु। तो बताओ भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है आपका गुजरात। क्या है, गुजरात। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोल रसायन जो है गुजरात में स्थित है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जामनगर में, ठीक है, रिलायंस रिफाइनरी ये जो है देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, ठीक है। पेट्रोल रसायन का मतलब है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि से बने जो यौगिक होते हैं उनको हम पेट्रोल रसायन कह सकते हैं, ठीक है। इसका उपयोग क्या होता है, सिंथेटिक रेशा, प्लास्टिक, रबर, औषधियाँ, कीटनाशक, डिटर्जेंट, ये सब बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु फेमस है? ठीक है, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका ये भोपाल, ठीक है। अगर हम बात करें भोपाल जो है कीटनाशक उद्योग हेतु यह फेमस है। यहाँ भेल जो है, भेल मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स का कारखाना भी स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अगला क्वेश्चन, नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है क्या? आपको बताना है। सीमेंट, उर्वरक, हथकरघा, अखबारी कागज। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है अखबारी कागज। नेपानगर मध्य प्रदेश अखबारी कागज उद्योग हेतु फेमस है, ठीक है। भारत में पहला आधुनिक कागज कारखाना 1832 ईस्वी में श्रीरामपुर जो कि पश्चिम बंगाल में बना, लेकिन वो असफल रहा। उसके बाद पहला सफल कारखाना की अगर हम बात करें तो बालीगंज जो कि कोलकाता में। कहाँ पर? बालीगंज जो कि कोलकाता में। अगर हम प्रमुख कागज उद्योग की बात करें तो टीटागढ़, नौहाटी, त्रिवेणी, बड़ा नगर, बाबुरिया और सर्वाधिक कागज मिले की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में, ठीक है। दूसरे स्थान पर कौन है? आंध्र प्रदेश है। इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से हुआ? अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, रूस। तो बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार मतलब ये पूछा जाता है, तो हम सब जानते हैं इसके लिए रूस, ठीक है। बोकारो इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से स्थापना अगर हम इसकी बात करें तो 1964 में हुआ। कब? 1964 ईस्वी में, तृतीय पंचवर्षीय योजना के थ्रू, ठीक है। अगर हम अन्य संयंत्रों की बात करें, अभी हम लोगों ने देखा भी था, राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, जर्मनी और रूस के संयुक्त प्रयास से बनाया गया, 1959 में है, ठीक है। अगर हम बात करें भिलाई वाला जो है वो भी रूस के सहयोग से 1959 में, दुर्गापुर ये यूके के यानी यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से 1959 ईस्वी में बनाया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, नीमराडा जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है अवस्थित है कहाँ? हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में। आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है यहाँ पर सी, राजस्थान में, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर नीमराडा जो कि अलवर राजस्थान में स्थित है और यह टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है, ठीक है। इसका उद्देश्य जो है राज्य को स्थायी आर्थिक आधार देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे जोन मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पर देखें, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली,
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, दक्षिण मध्य रेलवे बेंगलुरु। तो ये आपका यहाँ पर है, आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जो ये है दक्षिण मध्य रेलवे, ये बेंगलुरु में नहीं है बल्कि कहाँ है, ये सिकंदराबाद में है। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, यानी दक्षिण पश्चिम रेलवे जो है हुबली में है। ठीक है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की अगर हम बात करें तो ये बिलासपुर में है, पश्चिम मध्य रेलवे की बात करें तो ये जबलपुर में है, और दक्षिण मध्य रेलवे की अगर हम बात करें तो ये सिकंदराबाद में है। ठीक है भैया, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, उससे पहले अगर अभी तक आपने लाइक, चैनल सब्सक्राइब, हाइप, शेयर नहीं किया तो कर लीजिएगा, पीडीएफ ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। ये देखिए, हल्दिया राष्ट्रीय जलमार्ग, नासिक राष्ट्रीय राजमार्ग 50, दुर्गापुर कोलकाता एक्सप्रेस राजमार्ग, हैदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे मुख्यालय। तो यहाँ पर देखें जो आपका सही विकल्प है, यानी कौन सही सुमेलित नहीं है, वो है आपका ये हैदराबाद, जो कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय बताया जा रहा है, ये सही नहीं है। बाकी सब सही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें हल्दिया जो है यहाँ पर हल्दिया राष्ट्रीय जलमार्ग है, सब जानते हैं। नासिक राष्ट्रीय राजमार्ग 50 है, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, दुर्गापुर ये भी कोलकाता एक्सप्रेस राजमार्ग है, ये अभी हम सब जानते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हैदराबाद का, तो हैदराबाद में जो है ये दक्षिण मध्य रेलवे मुख्यालय उपलब्ध नहीं है, बल्कि कहाँ है, सिकंदराबाद में। अभी हमने इससे पहले देखा, ये आंध्र प्रदेश में 1966 में स्थापित किया गया। और राष्ट्रीय जलमार्ग की जब हम बात करते हैं तो हल्दिया जो पश्चिम बंगाल में है, इलाहाबाद से लेकर के, यानी इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश का जिला है, अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, तो प्रयागराज से हल्दिया तक जो कि 1620 किलोमीटर गंगा पर है, उसे राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। हम लोगों ने अभी उस दिन एकदम बढ़िया डिटेल में इस चीज को देखा भी था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह, कांडला, कोचीन, पारादीप, मार्मुगोवा। आपको बताना भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है आपका पारादीप। जी हाँ, अगर हम बात करें यहाँ पर पारादीप सबसे गहराई वाला बंदरगाह पारादीप है, जो कि अगर हम बात करें जबकि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम, कृष्णपट्टनम है। ठीक है, अगर इस विकल्पों में देखें तो जो क्या पूछ रहा है, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह, लेकिन इसमें जो विकल्प है इन विकल्पों में से तो क्या है, पारादीप है। लेकिन अगर भारत का सबसे गहरा बंदरगाह की बात करें तो कौन है, विशाखापट्टनम, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है, काकीनाडा, नेल्लोर, आनगोले, विजयनगरम। ठीक है, आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है ये काकीनाडा। क्या है, काकीनाडा। ठीक है, अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के प्रमुख बंदरगाह नगर काकीनाडा, जो कि कहाँ है, विशाखापट्टनम में है, नेल्लोर, विजयनगर, कर्नूल ये सामान्य नगर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है आपसे। जगह है, ये राज्य है, तो अमलाई छत्तीसगढ़, बल्लारपुर महाराष्ट्र, ब्रजराज नगर उड़ीसा, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो सही सुमेलित नहीं है पहला वाला अमलाई, अमलाई जो कि मध्य प्रदेश में है, शहडोल जिले में। ठीक है, अगर हम बात करें बल्लारपुर जो कि महाराष्ट्र में है, चंदपुर नामक जिले में। ठीक है, अगर हम ब्रजराजपुर की बात करें ये उड़ीसा में है, राजमुंद्री की बात करें आंध्र प्रदेश में है, और ब्रजराज नगर जो है शहर व तीर्थ है यह। ठीक है, अगर हम राजमुंद्री की बात करें तो यहाँ पर तंबाकू उत्पादक क्षेत्र है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व है। ठीक है, पहले ध्यान समझिएगा, बिल्कुल बिंदास रहिए। एल्युमिनियम उद्योग, तांबा, अभ्रक और इस्पात। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो है सही विकल्प है एल्युमिनियम उद्योग के लिए। लेकिन उससे पहले जो कोरबा है, ये जगह का नाम है, ये मध्य प्रदेश में अब नहीं, अब बल्कि छत्तीसगढ़ का भाग हो गया है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश का भाग नहीं है। ठीक है, लेकिन ये किसके लिए फेमस है, एल्युमिनियम उद्योग हेतु यह प्रसिद्ध है। और बाल्को भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एल्युमिनियम संयंत्र है, जो कि 1965 में यहीं पर स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश पुनर्गठन के बाद ये जिला, जो कोरबा जिला है, ये छत्तीसगढ़ में आ गया। और नालको भारत की सबसे बड़ी एल्युमिनियम परियोजना अंगुल उड़ीसा में 1981 में स्थापित किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो कि फ्रांस के सहयोग से किया गया था। आगे बढ़ते लेते अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है, कोटला, बदरपुर, भद्रा, कुडनकुलम। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र आप देखें वो है कुडनकुलम। ठीक है, कुडनकुलम जो कि तमिलनाडु का एक जिला है, तिरुनेलवेली, क्या जिला का नाम है, तिरुनेलवेली जिला है, उसी के अंतर्गत ये आता है। और ये परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर भारत एवं रूस के सहयोग से 1000 मेगावाट की परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। ठीक है, वर्तमान में अगर हम बात करें तो कुडनकुलम रिएक्टर की कुल स्थापित क्षमता वो कितनी है,
2000 है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत में निम्नलिखित लौह एवं इस्पात केंद्रों में से कौन कोयला क्षेत्रों में बहुत दूर अवस्थित है? बोकारो, दुर्गापुर, भद्रावती, कुल्टी, आसनसोल। बताओ भाई सही विकल्प। यहाँ तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है भैया वो है भद्रावती। जी हाँ, भद्रावती जो कि कर्नाटक का हिस्सा है। ठीक है, कोयला क्षेत्रों से में जो है ये बहुत दूर पर है। अगर हम बात करें, यहाँ 1923 में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। अगर हम बात करें तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर देखें 2004 तक 14 तक लगभग जो है ये क्वेश्चन पूछा गया, तो उस समय भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा से होता था। लेकिन वर्तमान में पहले नंबर पर कौन है? झारखंड है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब चूंकि यहां पर देखें तो विकल्प में भी झारखंड नहीं है, तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा? उड़ीसा होगा। लेकिन अगर अब क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो क्या आंसर है उसका? झारखंड, अगर विकल्प में है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो जो शीर्ष 3 कोयला उत्पादक राज्य हैं उनमें झारखंड पहले नंबर पर, अब दूसरे नंबर पर उड़ीसा है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है इसके लिए? ऊर्जा उत्पादन में, ठीक है, लोहा एवं इस्पात संयंत्रों में, रेलवे में, वाष्पीय जहाजों में। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। यहां पर देखिए जो सही विकल्प है वो है ये ऊर्जा उत्पादन में। ठीक है, कोयले का सर्वाधिक उपयोग ऊर्जा उत्पादन में होता है। कोयला भारत की ऊर्जा का मुख्य आधार है। ठीक है, देश में विद्युत उत्पादन का लगभग 50% कोयले पर आधारित है। ठीक है, तो इतना आपको यहां पर जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खान? सबसे बड़ा मशीनीकृत खान की बात हो रही है। रत्नागिरी खान, जयपुर खान, सुंदरगढ़ खान, बैलाडीला खान। तो हम सब जानते हैं, बहुत फेमस है। कौन है? बैलाडीला खान। ठीक है, कौन है? बैलाडीला खान, जो कि छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिला में है। भारत की सबसे बड़ा मशीनरी कृत ये जो है खान है। ठीक है, यहाँ से उत्तम कोटि का हिमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क उत्पादित होता है। अगर हम बात करें लौह अयस्क का निर्यात, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? बिहार, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान। तो बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका डी। कहां पर? राजस्थान। तांबे का सबसे अधिक भंडार कहां पर है? राजस्थान में, और झारखंड एवं मध्य प्रदेश दूसरे और तीसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर झारखंड, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश स्थित है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, भारत में अधिकांश लौह एवं अलौह खनिज किस भौगोलिक शिलाक्रम से संबंधित हैं? तो ये भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरीके के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। विंध्याचल, धारवाड़, गोंडवाना क्रम, टर्सरी क्रम। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया धारवाड़ क्रम में। ठीक है, भारत में अधिकांश लौह एवं अलौह खनिज धारवाड़ क्रम से संबंधित है। अगर हम बात करें इसमें प्रमुख जो धातुएं आती हैं, जैसे सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता, ये सब आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें धारवाड़ क्रम की चट्टानों को, तो भारत के खनिजों का भंडार कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें तुलना की, तो धारवाड़ जो है बराबर लौह व अलौह धातुएं, और गोंडवाना इनमें क्या है? सबसे ज्यादा कोयला भंडार है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर इनसे संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कुडप्पा चट्टानों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं मिलता है? लौह अयस्क, मैग्नीज, कोयला, तांबा। बताओ सही विकल्प। कौन नहीं मिलता है? बात हो रही कौन नहीं मिलता है? सी, कोयला। ठीक है, तो कुडप्पा चट्टानों में निम्नलिखित में से कौन खनिज नहीं मिलता है? तो कौन नहीं मिलता है? कोयला नहीं मिलता है। ठीक है, कुडप्पा चट्टानों में कोयला नहीं मिलता है, बल्कि क्या उसका कारण क्या है? इसमें जीवाश्म का अभाव है। हम लोगों ने शुरुआत में अध्ययन के दौरान देखा था डिस्क्रिप्टिव में, इसीलिए डिस्क्रिप्टिव बहुत जरूरी है। इसमें लौह अयस्क, मैग्नीज और तांबा जैसे धातु मिलते हैं। अगर हम बात करें वहां गोंडवाना क्रम का, तो वहां कोयला, और धारवाड़ क्रम का तो धात्विक खनिज वहां से प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शैल तंत्रों में कौन भारत के कोयला निक्षयों का मुख्य स्रोत है? धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र, कुडप्पा तंत्र, विंध्य तंत्र। ठीक है, तो आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है आपका बी, यहाँ पर गोंडवाना तंत्र। ठीक है, अगर हम बात करें भारत के कोयला निक्षेपों का मुख्य स्रोत गोंडवाना तंत्र है। ठीक है, गोंडवाना शैलों में भारत का लगभग 98% कोयला भंडार होता है। ठीक है, कोयला मुख्यतः बिटुमिनस, कौन से प्रकार का? बिटुमिनस प्रकार का है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसका निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से जुरैसिक युग के बीच हुआ है। और अगर हम बात करें गोंडवाना तंत्र की प्रमुख जो है इसकी जो प्रकृति है वो परतदार चट्टानें हैं। इनमें मछलियां
व रेंगने वाले जीवों के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? लाल, काली, जलोढ़, चूनेदार। बताओ भाई सही विकल्प है आपका जलोढ़ मृदा। जी हाँ, आप जानते हैं जलोढ़ मृदा भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है और देश के लगभग 43% भूभाग पर यही है। ठीक है, और इसका निर्माण नदियों के निक्षेपण से होता है। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस कम और परंतु पोटास और चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें तो गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, गोदावरी और कावेरी का मैदान, और इस पर जो प्रमुख फसलें पैदा होती हैं जैसे गेहूँ, धान, अरहर, चना, मसूर, आलू, मक्का। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके प्रकार का तो पुरानी जलोढ़ जिसे बांगर बोला जाता है, नवीन जलोढ़ जिसे खादर बोला जाता है। हम लोगों ने उस दिन देखा था, तो जो बांगर वाला क्षेत्र होता है वो कम उपजाऊ होता है। ठीक है, जो नवीन जलोढ़ है, खादर वाला क्षेत्र, वो जो है थोड़ा ज़्यादा उपजाऊ होता है। इनमें भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा माना जाता है इन्हीं को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है। नदी नितैल में, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर, गोखुर झीलों के किनारे। तो बताओ सही विकल्प है क्या? बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर। बांगर मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, यह मिट्टी वहां पाई जाती है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के ऊपरी भाग पर निक्षेपित होती है। और अगर हम बात करें गंगा घाटी में, बांगर मिट्टी भारत की वर्तमान सीमाओं से ऊपर पाई जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखें तो 40 क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस किया। उम्मीद करते हैं बहुत मजा आया होगा, बहुत अच्छा कर रहे होंगे और सबके आंसर आप लिखे होंगे और कमेंट में आप बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप करने के साथ इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। पीडीएफ ग्रुप टेस्ट क्विज में पार्टिसिपेट करिए। बिंदास रहिए अपने जीएस के लिए। बेस्ट ऑफ लक।